हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कौर आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज के भाग 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने लिखा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे देखिए कि आठ त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भाग 10 है। अब आप चाहें तो आंसर उठा के देख सकते हैं। इनमें से आप अगर सॉल्व पलटेंगे तो कम से कम हर साइड में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 2 से 3 हो सकता है, किसी किसी साइड में 4 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, लेकिन आपको तो 6 में से केवल 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं बड़े आराम से, तो आपके या तो 16 नंबर पक्के हो रहे हैं या 24 नंबर पक्के हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। इसमें आपको बहुत सारी वीडियो और मिलने वाली है। अब हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कौर आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के भाग 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इस चैनल पर लगातार क्लास 12 यूपी बोर्ड की क्लास 12 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते आ रहा हूं। ठीक है, भाग 10 है, हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद लगभग 2-3 वीडियो और आएंगी जिसमें मैं आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब तक जो जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने सभी के सभी लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर 2 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको 2 या 3 वीडियो दूंगा जिसमें आपके पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, कवर होने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसका रट्टा मार के जाना है। समझ में आता तो अच्छी बात है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। अगर पेपर में आ जाए तो कर देना। अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आपको 3 लॉन्ग में से कोई 2 ही आ रहा है और आपको 1 लॉन्ग नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपने पास से लिख सकते हैं। ठीक है, खाली छोड़ने से तो अच्छा ही कि वहां पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाए, उसकी जगह आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें आपको अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के लिए कुछ करके आएंगे तो टीचर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं 8 त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, गोला काफी बड़ा बन गया है। इसमें एक शंकु है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है, r, और शंकु है इसमें। तो ये हमसे कह रहा है 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, तो गोले की त्रिज्या फिक्स है यार, जो नहीं बदलेगी। गोले के अंतर्गत एक शंकु बना है, जिस शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर गोले का केंद्र रहा होगा। ठीक है, इस चीज से, इस केंद्र से होते हुए एक लंब डाल देंगे नीचे की तरफ, केंद्र इधर मान लेते हैं। ये लंब आ जाएगा नीचे की तरफ। ये हो जाएगी हमारी शंकु की त्रिज्या, जिसको मानेंगे हम r। गोले की त्रिज्या हमको दे रखी है कैपिटल R। कहां से कहां तक की होगी, यहां से यहां तक। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई मान लेंगे L। ठीक है, अब इतना मानने के बाद आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। इसको मैं अंदर से लेता हूं, ये डिस्टेंस ली मैंने r। कहां से कहां तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। मैं थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ। ये पॉइंट है मेरा A, इसको O बोल दूंगा, इसको B बोल दूंगा, इसको C बोल दूंगा, इसको D बोल दूंगा। तो OA जो है मेरे पास R है, और OB जो है मान लूंगा मैं स्मॉल h। O से B तक की डिस्टेंस हो जाएगी मेरी स्मॉल h। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि OB कितनी होगी, O और B, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो AB है, ठीक है, वो कितनी है h, और OA है वो कितनी है r। तो अगर AB की बात करूं मैं, AB, तो AB किससे मिलकर बना है, AO प्लस OB। AB मुझको पता है कितना माना है मैंने, स्मॉल h D माना है, और AO कितना माना है, कैपिटल R माना नहीं, वो मुझको दिया गया है कि गोले की त्रिज्या R है। और तो बचा OB, तो OB बराबर आ जाएगा h माइनस कैपिटल R, यानी कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई h माइनस कैपिटल R। कोई समस्या। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो O है O को C से मिला देंगे। जब O को C से मिलाएंगे तो ये OC जो होगी, ये भी गोले की त्रिज्या होगी कैपिटल R। ठीक है, तो यानी इस L की तो हमको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो इस L को हटा देते हैं। तो अब सवाल करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, माना लिखना पड़ेगा पूरा, माना
शंकु की त्रिज्या स्मॉल r व ऊंचाई स्मॉल h है। ये दो चीजें हैं, शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h। ठीक, फिर लिखेंगे चित्र से क्या क्या नजर आया, चित्र से तुमको चित्र से दिख रहा है ओसी जो है वो कितना है, कैपिटल R, और ओ भी निकाला है अपने लोगों ने, कितना आया था, स्मॉल h माइनस कैपिटल R। तो क्या तुमको ये समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, ओ बी सी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। तो त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखो 90 के सामने जो होता है, 90 के सामने वो कर्ण होता है हमारा, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, ओसी का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो कौन सी है, ओबी और ओसी। तो या तो एक को लंब मान लो या एक को आधार मान लो। तो ओबी का वर्ग प्लस ओसी का वर्ग, ये लगा दी पाइथागोरस की प्रमेय। ओसी नहीं, सॉरी, बीसी का। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ओसी कितना था हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर, ओबी कितना था, एच माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और बीसी कितना था, स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, ये क्या होने वाला है हमारा, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस 2HR प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसर, ठीक है। इस सबको उठाएंगे, स्मॉल आर एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी इन दोनों को इधर ले आएंगे। तो प्लस का 2HR और प्लस माइनस का h स्क्वायर, ठीक है। ऐसा किया क्यों, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी इसको चित्र में थोड़ा सा और समझो। देखो चित्र में जो गोले की त्रिज्या है, गोला है, वो ने फिक्स कर दिया कि गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन जो है वो कितना है, गोले के आयतन का 8/27, यानी शंकु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी शंकु की त्रिज्या हमने r मानी है और ऊंचाई मानी है, यानी जो कि परिवर्तनशील है, यानी इसमें परिवर्तन हो सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका भी अवकलन होगा, क्योंकि अवकलन किसका करेंगे, जिसमें परिवर्तन होगा, जिसका परिवर्तन नहीं होता उसका अवकलन कितना होता है, जीरो। जैसे अगर मैं कहूं इसमें गोले की त्रिज्या r है, अगर इसका अवकलन पूछा जाए, इसमें रेट ऑफ चेंज या परिवर्तन की दर पूछी जाए तो कितनी होगी, जीरो। लेकिन ये तो परिवर्तनशील है ना, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई तो परिवर्तनशील है। आगे बात करते हैं, जो दो चीजें परिवर्तनशील है, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है हमारे पास, इसको इक्वेशन में डाल देना ऊपर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो v बराबर, अब तुम ध्यान दो, देखो v क्या है, आयतन भी बदल रहा है। जब आयतन बदलेगा तभी तो पता चलेगा कि आयतन निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है। जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो कहेगा निम्नलिखित, आएगा उच्चिष्ट, ठीक है। तो ये भी परिवर्तनशील है, r भी परिवर्तनशील है, h भी परिवर्तनशील है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने चर हो गए, 3 चर हो गए, v, r और h, ठीक है। लेकिन अवकलन करने के लिए हमारे पास कम से कम कितने चर होने चाहिए, यानी मैक्सिमम कितने चर होने चाहिए, दो से ज्यादा चर होंगे तो अवकलन करने में आती है दिक्कत। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो ऊपर से r का स्क्वायर का मान हमने निकाला अभी, उसको इसमें रख देंगे, r स्क्वायर की जगह। तो b बराबर 1/3 पाई, r स्क्वायर का मान क्या था, 2HR, ठीक है, माइनस h स्क्वायर इंटू h, ठीक। अब ऐसा करने से होगा क्या, अभी आपने ऊपर देखा 3 चर थे, b, r और h। अब यहाँ देखो 2 ही चर हैं, b, h और h, h ही है खाली, r। अब कोई बच्चा बोलेगा ये r क्यों चल नहीं है, देखो हमसे पहले ही बोला था गोले की त्रिज्या कितनी है, r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी गोला फिक्स है, गोला ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो गोले के अंदर शंकु बना रहा है, वो बार छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई परिवर्तनशील है, लेकिन गोले की त्रिज्या फिक्स है। तो ये तो एक अचर है, और चर कौन कौन है यहाँ पर, b और h। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो b बराबर, पहले इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर h की। तो हमारे पास बचेगा 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास चित्र की कोई खास जरूरत नहीं है, चित्र में मैं डाल देता हूं, ठीक है। चित्र का काम भीतर था, लेकिन आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा, वरना मुझे सवाल कराने की जगह कम पड़ जाएगी। तो देखो ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन हो गई 2। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कौन चर है इसमें, h, विद रिस्पेक्ट टू h। तो b का कितना होने वाला है,
ये जो बी है बी का हो जाएगा डीवी ओवर डी एच। दूसरी तरफ 1/3 पाई का तो होगा नहीं, तो इसको बाहर ही रहने दो। अगली बार इसका कितना होगा एच स्क्वायर का, ना आर का होगा ना 2 का होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा केवल एच स्क्वायर का। तो 2r वैसा ही छोड़ा, एच स्क्वायर का हो गया 2h माइनस इधर कितना होगा एच क्यूब का, एच क्यूब का होगा 3h स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिखेंगे डीवी ओवर डीएच बराबर 1/3 पाई। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4rh माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ये समीकरण 1 को 2 और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। फिर क्या लिखेंगे उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए। ठीक है, तो उचिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन है, क्या होता है उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए डीवी ओवर डीएच बराबर 0। इसकी जगह लिख सकते हो उच्चतम आयतन के लिए, ठीक है, या विशालतम शंकु के लिए। तो क्या होने वाला है हमारे पास डीवी ओवर डीएच, तो डीवी ओवर डीएच को 0 रखेंगे 1/3 पाई 4r h माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। तो 1/3 पाई तो 0 के इक्वल नहीं होगा, केवल एक 0 के इक्वल होगा, तो 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। इसमें कितना कॉमन है देखो जरा, h कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 4r माइनस 3h बराबर 0। अब एक बार यहाँ से 2 पॉइंट लिख लेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे, एक तो आएगा h बराबर 0, दूसरा आएगा 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो 3h बराबर कितना आ जाएगा 4r और h इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो h के 2 मान आए, देखो अगर h का मान 0 हो गया, शंकु की ऊंचाई 0 हो गई, इसका मतलब गोले में कोई शंकु नहीं बना, तो ये वाली कंडीशन तो हमको लेनी नहीं है, ये तो ये संभव क्योंकि शंकु बन रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, h का ये मान मिला। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 3 थी हमारे पास उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, जब समीकरण 3 का पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2v ओवर dh स्क्वायर। ठीक है, जब d2v ओवर dh स्क्वायर हो जाएगा तो इसका कितना बनने वाला है 1/3 पाई। समझना, ये तो कांस्टेंट था, इसका तो होगा नहीं, अंदर h का कितना हो जाएगा 1, 4r का तो होगा नहीं, माइनस 3h स्क्वायर का, h स्क्वायर का फिर से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6h। ठीक है, ये करने के बाद ये आ गया d2v ओवर dh स्क्वायर। अब जो तुमने h का मान निकाला था ये वाला, इसको उठा के इसमें रखेंगे, तो h बराबर 4r/3 रखने रखो, कितना हो जाएगा d2v ओवर dh स्क्वायर। ठीक है, एट h इज इक्वल टू 4r/3 इज इक्वल टू, तो जहां जहां h वहां रखना है 4r/3, तो 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। तो ये 3 दूनी 6, 2 बार में चला गया। आगे हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दो जरा, d2v ओवर dh स्क्वायर एट h इज इक्वल टू 4r/3 इज इक्वल टू कितना बचने वाला है 1/3 पाई, ऊपर है 4r माइनस इधर कितना बचेगा 4, 2 बचे थे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8r, यानी हमारे पास ऊपर से माइनस का 4 बचेगा, यानी माइनस का 4r/3 ये आएगा। तो ये क्या है नेगेटिव आया, तो यहाँ लिखोगे d2v ओवर dh स्क्वायर लेस देन 0, अतः h बराबर 4r/3 पर 4r/3 पर शंकु का आयतन अधिकतम है। यहां से सिद्ध हुआ कि h के इस मान के लिए शंकु का आयतन अधिकतम है। हमें ये बात सिद्ध नहीं करनी थी, लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया इसका आयतन अधिकतम है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु, यानी विशालतम शंकु का मतलब जिसका आयतन सबसे ज्यादा है,
गोले के आयतन का 8/27 है, हमें ये बात पता लगी। तो शंकु का आयतन था क्या, देखो जरा हमारे पास ये समीकरण 2 जो हमने बनाई है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो शंकु का आयतन b यानी शंकु का आयतन था, ठीक है। था क्या शंकु का आयतन 1/3 पाई, अंदर है हमारे पास 2h² इंटू कैपिटल R माइनस h3, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ h बराबर कितना रखेंगे 4r/3 रखने पर b की जगह हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई। अब रखो यार 2h² यानी 4r/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, r²/3 का स्क्वायर 9 इंटू r, फिर माइनस h³ यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 अपॉन इंटू r³ अपॉन 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये आ गया। उसके बाद 1/3 पाई, इसको जरा करो 16 दूनी 32 r³/9, ये आ गया 64 r³/27। यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, तो 1/3 पाई, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 27 यानी कि 27 एलसीएम आ गया। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 बार में जाएगा, 3 की गुणा कराएंगे ऊपर 9 और 2 1/r³ माइनस 64 r³, घटाओ जरा 1/3 पाई, कितना बचने वाला है 92 में से 64 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है 12 में से 4 जाएगा बचेगा, नहीं 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 7 में से, फिर 8 में से 6 जाएगा 2 28 r³ बटे 27, हमको सिर्फ क्या करना है 8/27, ठीक है कोई बात नहीं 8 लाना है। तो 4 इसमें मुझे लग रहा है कुछ हाँ मिस्टेक हुई है, 3 की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी 3 टाइम्स जाएगा तो 3 दूनी 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ जब घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 32 बचेगा 32। अब इसमें से हमको क्या करना है, जो हमारा 8/27 है वो अलग करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर ध्यान दो 1/3 पाई r³ मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 8, तो 4 मैंने आगे लिख लिए यानी 4/3 पाई r³ इंटू कितना बचा मेरे पास 8 और बटे में कितना बचा 27, और ये 4/3 पाई r³ ये क्या होता है गोले का आयतन, और ये बचा 8/27, तो यहाँ लिखेंगे 8/27 पहले लिखेंगे और इसकी जगह लिखेंगे इंटू गोले का आयतन, ठीक है। ये सवाल हमारा प्रूफ होता है यहाँ पर। तो शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 है। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।